देखिए बच्चे, शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हमने ना एक चैप्टर बच्चे अभी ऑलरेडी पढ़ा, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट और डेथ क्या है, काफी हद तक सिमिलर चैप्टर ही है, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। वो थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो बात समझते हैं। देखिए, हमने पढ़ा जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, जब हमने रिटायरमेंट पढ़ी, तो वो सर्टेन होता है, ऑलरेडी फिक्स्ड होता है ना कि इस पार्टनर ने रिटायर होना है, वो फर्म को नोटिस दे चुका होता है, सारे पार्टनर्स को इन्फॉर्म कर चुका होता है। तो रिटायरमेंट की ना बेसिकली डेट फिक्स होती है, तो जनरली पार्टनर रिटायर कब होता है? एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है जी। बट डेथ के केस में जो मेजर डिफरेंस हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे क्या सब कुछ जी अनसर्टेन है, कुछ फिक्स तो है ही नहीं। डेथ किसी पार्टनर की कभी भी हो सकती है, ये हम सभी को पता है। जैसे कि आजकल सिनेरियो चल ही रहा है कोविड का, तो हमने देखा कितने लोग हमारे अड़ोसी पड़ोसी नोन में जो बिल्कुल ठीक थे, एकदम ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ ट्रेजेडी हो गई। तो बच्चे, डेथ ना अनसर्टेन है। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया था, जब कोई पार्टनर रिटायर हुआ था तो उसकी सारी चीजें कैलकुलेट की थी और उस पार्टनर को हमने वो सारी चीजें दे दी थी। जो भी उसका बिजनेस में शेयर था, कैपिटल था, सेम काम हमें रिटायरमेंट चैप्टर में करना है। अब सॉरी, डेथ चैप्टर में करना है। अब अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, लेट्स से ए बी सी पार्टनर है जी, सी की डेथ हो गई, तो सी को क्या क्या मिलेगा जी? सी को अब देखो, इसमें और एक और डिफरेंस समझाता हूँ। यहाँ पे तो जो था, हमने जो पेमेंट दे रहे थे रिटायरमेंट के बाद, वो उस पर्टिकुलर पार्टनर को ही हम दे रहे थे। बट यहाँ तो पार्टनर की हो गई डेथ, पार्टनर को तो पेमेंट मिलेगी नहीं। हम सारा उसका हिसाब बनाएंगे, सारी पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, और पेमेंट किसको मिलेगी? जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पेमेंट मिल जाएगी। अब हमने बोला जी, ए बी सी पार्टनर है, लेट्स से सी की डेथ हो गई, तो जो सी पार्टनर चला गया, इसको क्या क्या मिलेगा जी? उसका कैपिटल के अंदर बच्चों हिस्सा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे हम चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन का गेन या लॉस जो भी होगा, हमारे पास रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं, वो उस पार्टनर को मिलेगा। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको गुडविल का उसका शेयर मिलेगा। ठीक है। और क्या मिलेगा? प्रॉफिट। अब कोरोना सिलेबस में ज्यादातर चीजें इस चैप्टर में से डिलीट हो गई हैं हमारे पास। हमें जो मेन कैलकुलेशन कोरोना सिलेबस में हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है, वो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर है। जिस पार्टनर की डेथ हो गई, जो डिजीज्ड पार्टनर है, उसका हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। यही पोर्शन हमारे कोरोना सिलेबस में इस चैप्टर में बचा है। ठीक है। हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, बट मेन डिटेल में हमें यहाँ पे बात करनी है। अब ये पोर्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बच्चों, जैसा कि हमने बोला, डेथ तो अनसर्टेन है, किसी भी पार्टनर की कभी भी डेथ हो सकती है। तो पहले हम एक कुछ टर्म्स, टाइम पीरियड समझते हैं। देखो, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है बच्चे, वो कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। बुक्स कब क्लोज होती हैं हमारी? 31 मार्च को। ये टाइम पीरियड हम सभी को पता है। ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड है, ये स्टैंडर्ड है। अब सपोज एक पार्टनर की डेथ हो गई जी 1 मई को, तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए, इस पार्टनर ने मेरे साथ, हमारी फर्म के साथ कितना टाइम पीरियड काम किया। ये बात समझ में आएगी तो हम ये सारी चीजें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेन तो हमें प्रॉफिट ही करना है। बताएंगे बच्चे, चैट बॉक्स यूज करेंगे। अगर एक पार्टनर की डेथ 1 मई को हो गई, तो इस पर्टिकुलर पार्टनर ने हमारी फर्म में इस फाइनेंशियल ईयर में कितना टाइम पीरियड दिया। चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, कितने महीने कितने दिन इस पार्टनर ने हमारे साथ काम किया। यस जी, याशिका इज राइट। 1 मंथ इस पार्टनर ने हमारे साथ काम किया। ठीक है जी। वेरी गुड। 30 सितंबर को डेथ हुई, तो सभी पार्टनर कह रहा हूँ बेटा, सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी से, शॉर्ट में ही लिख देंगे। 30 सितंबर को पार्टनर की डेथ होती है, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। यस, 6 मंथ्स।
ठीक है जी आयुष 7 कैसे होगा यार, 6 महीने हुए, 30 सितंबर है। ये सभी का आंसर ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर है तो 31 मार्च है तो जल्दी जल्दी से बताएंगे। 31 दिसंबर, 31 मार्च। भूमि गलत हो गया बच्चे, ध्यान से। 31 दिसंबर लिखा है तो 3 मंथ्स नहीं बच्चे, 9 मंथ्स हुआ, 9 मंथ्स। अप्रैल टू 31 दिसंबर, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स। 31 मार्च हुआ तो 12 मंथ्स, यानी कि इस पार्टनर ने पूरा साल ही हमारे साथ काम किया है। जस्ट लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर चला गया। 13 कैसे हो गया भाई, 13 वाला कौन है ये? 13 तो गलती से वो 12 लिख रहा था। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं। 13 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे सर आपने तो सीधी सीधी सी डेट्स ली है, बिल्कुल सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अब डेट्स हमें सपोज थोड़ा सा डिफरेंट डेट दे देते हैं। 15 अगस्त गिवन है जी। ए बी सी पार्टनर है, सी पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते उड़ाते ये खुद भी उड़ गया। 15 अगस्त को इसकी डेथ हो गई जी, तो यस 4.5 मंथ्स लेंगे अब हम। ठीक है, ये मैं किस लिए सिखा रहा हूं आपको पता चल जाएगा। 4.5 मंथ्स हम लेंगे। अब और डिफरेंट डेट ले लेते हैं बच्चे। 12 जून गिवन है। ए बी सी पार्टनर है, सी पार्टनर की 12 जून को डेथ हो गई जी। देखिए यहाँ तो हमने सारी कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे की। यहाँ पे हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो लिख देंगे 6/12, 9/12, ये तो पूरा 1 ईयर, ये 4.5/12। अब बिल्कुल और बीच की डेट आ गई तो अब स्टूडेंट फंस जाएंगे। तो अब हमें ना डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए 12 जून को डेथ हुई तो अप्रैल के लेंगे बच्चे हम 30 दिन, मई के 31 डेज और जून के 12 दिन। तो ये आ जाएगा 73 डेज। ठीक है। अब जब मैं कैलकुलेशन करूंगा प्रॉफिट की तो मैं लिखूंगा 73/365। यहाँ तो मैंने लिख लिया 6/12, 9/12, यहाँ पे क्या ले लूंगा 73/365। अब आपको इस डेट से घबराना नहीं है। बहुत बच्चे तो यहीं पे इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, यार बहुत भयंकर सी कैलकुलेशन हो गई। नहीं, आज तक सीबीएसई में जब कभी भी किसी पार्टनर की डेथ हुई है और वो डेज में कैलकुलेशन हुई है तो वो डेज बच्चे ऑलवेज 73 ही बने हैं हमेशा। ऐसा क्यों? आप देखिए ये फुल्ली डिविजिबल है। इसको आप कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/5। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई? तो अगर डेज आएंगे तो आपने घबराना नहीं है। वो 365 से फुल्ली डिविजिबल डेज ही देगा आपको। तो ये हो गया 1/5। देखिए मेरी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। मैं इसको देख के घबरा के छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई बच्चे? ये डेज वाली कैलकुलेशन समझ में आ गई? चलिए जी आगे आते हैं। अब यहाँ पे वापस हम आ रहे हैं। देखिए जब हम कैपिटल तो मुझे क्वेश्चन में गिवन ही होती है तो इसमें डेज वाला यहाँ कोई काम नहीं है। आईओसी में क्या टाइम पीरियड यानी कि जो डेज है हमें कंसीडर करना है? यस। क्यों? क्योंकि आईयूसी क्या होता है बच्चे? 10% पर एनम, 9% पर एनम। ये तो साल का होता है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो मुझे ये टाइम पीरियड कंसीडर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी टाइम पीरियड कंसीडर होगा क्या? रीवैल्यूएशन में टाइम पीरियड कंसीडर होगा? नहीं। जनरल रिजर्व रिजर्व फंड में नहीं, गुडविल में नहीं, प्रॉफिट में होगा, डेफिनेटली होगा। प्रॉफिट में क्यों कैलकुलेट होगा मंथ्स? क्योंकि बच्चे प्रॉफिट तो एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है ना, साल का प्रॉफिट होता है। और हम क्या बोल रहे हैं? डेथ अनसर्टेन है, टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। अब समझते हैं बच्चों, आइए आगे समझते हैं। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे। हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ जी 1 अप्रैल 20 में और बुक्स क्लोज हो गई फिर 31 मार्च 2021 में। अब हम बार बार बोल रहे हैं जी डेथ अनसर्टेन है। लेट से एक पार्टनर की डेथ 31 मई को हो गई जी। मुझे बताएंगे इस पार्टनर ने हमारे साथ कितना टाइम पीरियड वर्क किया करंट ईयर में? कितना टाइम पीरियड काम किया?
यस, 2 मंथ्स। ठीक है जी, 2 महीने काम किया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है यहाँ पे। प्रॉफिट हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट होगा क्या, पार्टनर की डेथ तो यहाँ पे हो गई जी, डेथ अनसर्टेन है, पार्टनर की डेथ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे तो मैं प्रॉफिट, देखिए मेरे पास कैपिटल है, आईओसी में दे दूंगा, गुडविल दे दूंगा, बट जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी प्रॉफिट की। यहाँ पे मुझे उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सारा हिसाब किताब बना के बताना है कि जी आपकी इतनी पेमेंट बनती है, ये हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। तो क्या मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट है? नहीं है। तो अब जब प्रॉब्लम अराइज होती है तो क्वेश्चन ही उसका सॉल्यूशन देगा। क्वेश्चन मुझे बोलेगा जी, लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर लो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट मेरे पास हो गई, समझ रहे हैं मेरी बात? इस साल का तो देखिए प्रॉफिट हो नहीं सकता ना, प्रॉफिट यहाँ तो 10 महीने बाद कैलकुलेट होना है। अब यहाँ पे मुझे पास क्वेश्चन बता देगा जी लास्ट 3 इयर्स की एवरेज ले लो, या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को आप करंट ईयर का प्रॉफिट एक्रूड कर लो। तो मैं जब उस पार्टनर को प्रॉफिट दूंगा तो मुझे एक बात याद रखनी है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मेरा बना नहीं है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये बात बच्चे इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रॉफिट के लिए ये वर्ड याद रखना है। पार्टनर की डेथ हो गई, मैं उसको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा उसको प्रॉफिट देने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस अकाउंट? बिकॉज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमने टेम्परेरी तौर पे जो प्रॉफिट है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से उसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चे, ये बात सभी को समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर में, यही मेन बात है बस। ठीक है, अब हम वापस यहाँ पे डेट वाले पोर्शन पे आते हैं। मुझे बताएंगे यहाँ सर एक बार रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी पार्टनर की डेथ हो गई, यहीं पे मैं रिपीट करके बता रहा हूँ, और मुझे उसको 1 महीने का प्रॉफिट देना है। तो क्या यहाँ पे मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका हूँ? बच्चे बताओ आप, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नो सर। अकाउंट नहीं बना हुआ? तो मैं जब उस पार्टनर को प्रॉफिट दूंगा तो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या वर्ड यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नहीं है? यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे बताओ। अब इस पार्टनर की डेथ हुई जी 31 मार्च को, तो क्या मैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट वर्ड यूज करूं? नहीं। यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज इसकी डेथ कब हुई है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पूरा साल इसने काम किया है, साल के आखिरी दिन बुक्स क्लोज हो गई, तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बच्चे इस चैप्टर में से छोटे छोटे सी क्वेश्चन आने हैं 2-3 मार्क्स के, तो यही छोटी छोटी चीजें आपको बस ध्यान रखनी है। साल के एंड में आखिरी दिन पूरा फाइनेंशियल ईयर निकल गया तो मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज करूंगा, अदरवाइज क्या वर्ड यूज करने वाला हूँ? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो इतने में। चलिए आगे आते हैं बच्चे। अब मैं कुछ इसके नोट्स लिख रहा हूँ। मैंने ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी बच्चे एक नोट्स की भेज दी थी, वही नोट्स मैं आपको लिख के अब समझा रहा हूँ। अब देखेंगे जी, अब हम प्रॉफिट या लॉस की जनरल एंट्री समझते हैं। यहाँ पे बच्चे मेरे पास ना 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डज नॉट चेंज, मतलब ए बी सी पार्टनर हैं, सी की डेथ हो गई, ठीक है जी, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, कुछ नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुई। इस केस में बच्चे मेरे पास प्रॉफिट की क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई?
पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तब आएगा जब वो साल के एंड में जाएगा, बट वो बाई चांस वाली बात होगी, अदरवाइज यही एंट्री मेरी रहने वाली है। ठीक है बेटा, अभी हमने समझ ली थी, ये एंट्री देखी हमने इन केस ऑफ प्रॉफिट। बट अगर क्वेश्चन में मुझे लॉस गिवन होगा तो बहुत सिंपल सा ये एंट्री में रिवर्स कर दूंगा। डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चे, अगर लॉस दे देगा तो मेरी जर्नल एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। फिर अगली चीज समझते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंजेस जी। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो मेरे पास बच्चे जी एंट्री क्या रहने वाली है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जिसकी डेथ हो गई जी। देखिए पी एंड एल सस्पेंस की जगह अब गेनिंग पार्टनर्स हो गया, और इन केस ऑफ लॉस जस्ट एंट्री मैंने क्या कर देनी है बच्चे, रिवर्स। डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई बच्चे मेरी इन केस ऑफ लॉस। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, ये हमने जर्नल एंट्री सीख ली बच्चे इसकी। अब आ जाते हैं आगे, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कैसे होगा बच्चे। प्रॉफिट या लॉस बच्चे जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या फिर सेल्स। देखिए अगर हम देखिए अगर हम टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कैसे कैलकुलेट होगा जी, जो भी मुझे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट होगा या एवरेज प्रॉफिट होगा, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड, उसकी डेथ की डेट तक उसने कितने महीने काम किया, इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। ये मुझे तीन चीजें ध्यान रखनी है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या 3 साल का 4 साल का अगर वो एवरेज प्रॉफिट दे देता है जी, लास्ट ईयर का ये यूज कर लो, इनटू टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड उस पार्टनर ने मेरे साथ काम किया, इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना होगा सेल्स के बेसिस पे, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर। ठीक है बच्चे, ये दो आपने फॉर्मूले याद रखने हैं। ये फॉर्मूले कैसे हैं अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है चलिए बच्चे शुरू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कहता है जी, बैलेंस शीट गिवन है एस एच ए की एज एट 31 मार्च 18। ये लाइबिलिटी साइड में हमें प्रॉफिट गिवन है बच्चे 17-18, यानी कि करंट ईयर का ही जिस डेट की बैलेंस शीट है। एस की डेथ हो गई जी 30 जून 18 को। एस शेयर एस सॉरी शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 2 years प्रॉफिट, और प्रॉफिट गिवन है मुझे 16-17 का 60,000। सेकंड पार्ट अलग है, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। एस की डेथ हो गई 30 जून को, मुझे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है करंट ईयर में जब उसकी डेथ हुई, और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। देखो लास्ट 2 years मतलब एक हो गया 17-18 और एक हो गया 16-17।
16-17 का प्रॉफिट ये रहा मेरे पास, 17-18 का ये रहा। अच्छा, डेथ हुई इसकी 30th जून को, तो इसने बच्चे कितना टाइम पीरियड मेरे साथ काम किया है? अप्रैल, मई, जून। ठीक है, देखो। सॉरी, केस 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो, 60,000 प्लस 80,000 अपॉन 2, 140 अपॉन 2, 70,000। मतलब इस ये प्रॉफिट को मैं करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे, 70,000 तो मेरे पास प्रॉफिट हो गया पूरे साल का। क्या पार्टनर ने पूरा साल काम किया? नहीं जी। अप्रैल, मई, जून 3 महीने काम किया। इनटू डेथ किसकी हुई है जी? एस की। एस का शेयर गिवन है, क्वेश्चन में रेशो नहीं गिवन, तो क्या हो गया? इक्वल। देखो, यही फॉर्मूला लिखा था हमने टाइम पीरियड में। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट 70,000, टाइम पीरियड 3 महीने, इनटू डिजीज पार्टनर का शेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। तो मेरे पास आ जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाय 36, 5833। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे? डिजीज्ड पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, यही कैलकुलेशन मुझे एग्जाम में पूछी जानी है मेन। साथ साथ इसके क्या करेगा वो? जर्नल एंट्री भी पूछ लेगा। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, मैं लिख देता हूं आपके लिए, टू एस कैपिटल अकाउंट। इतना अमाउंट हम जिस जो डिजीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। सेकंड में आते हैं। फर्स्ट के सेकंड में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फॉर दी ईयर 18-19। देखो, डेथ हुई है उसकी 18-19 में, 30 जून 18 में हुई है ना, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया। बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर विच वाज रुपीज 1,50,000। अब वो हमें कह रहा है जी 18-19 का जो प्रॉफिट है वो आप वो ले लो जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था मेरे पास? 1,50,000। अब उसने एवरेज वाली बात नहीं बोली, तो मैं डायरेक्टली जो एस का प्रॉफिट है कैसे आ जाएगा? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड, ये भी यही रहेगा, और इनटू उसका शेयर, ये भी यही रहेगा। 4,50,000 डिवाइड बाय 36, 12,500। जर्नल एंट्री मेरी वही रहने वाली है। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलिए जी, केस 2 समझते हैं। बैलेंस शीट गिवन है एफ एक्स वाई जेड की, एज एट 31 मार्च 19। रेशो है मेरे पास 2:2:1। वाई की डेथ हो गई है जी 30 जून 19 को। तो कितने महीने काम किया? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने। वाई का प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टिल हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। कहते हैं जी 3 महीने काम किया, वाई का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे जो कि लास्ट ईयर का 31 मार्च 19 का था। ये मुझे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है। बच्चे 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे कैलकुलेट करके दिखाएंगे आप सभी फटाफट से, जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। अब ये एसेट साइड गिवन है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो इसका मतलब है लॉस है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट की जगह बस जो आंसर आएगा उसमें मैंने लॉस लिखना है, बाकी सब कुछ तो मेरा सेम ही रहने वाला है। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे बच्चे। जल्दी बताओ बच्चे, आंसर कितना आ रहा है? देखिए मैं भी करता हूँ।
आप अपना आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे। लास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेना है जो कि 3,20,000 है। अप्रैल मई जून 3 महीने उसने काम किया और डेथ हुई है जी वाई की, तो वाई का शेयर है 2/5। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। 3,20,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 60, 32,000। ये बच्चे बट प्रॉफिट की जगह क्या आ गया? लॉस। वेरी गुड तनिष्क, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अब अगर मुझसे जर्नल एंट्री पूछ लेगा, ये बात मुझे याद रखनी है, तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिवर्स हो जाएगी एंट्री बच्चे टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आगे आते हैं बच्चे केस नंबर 3 पे। देखिए, एक बैलेंस शीट गिवन है मुझे मीरा, सार्थक, रोहित की एज एट 31 मार्च 18, रेशियो 2:2:1 है। सार्थक की डेथ हुई है जी 15 जून को, तो इसने कितने मंथ्स काम किया? अप्रैल मई जून, 2.5 मंथ्स ले लोगे अब, 2.5 अपॉन 12। His share in profits up to the date of death on the basis of average profit of last 2 years, last 2 साल का बच्चे प्रॉफिट लेना है। The time period for which he survived in the year of death will be calculated in months, ये तो हमें भी पता है, मंथ्स में ही हम ले रहे हैं इसको। द फर्म प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, देखिए प्रॉफिट गिवन है लास्ट 4 ईयर का, क्वेश्चन ने चालाकी कर दी, बट आपको डेथ की डेट तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पिछले 2 साल के प्रॉफिट्स लेने हैं, तो पिछले 2 साल का आप ये ले लोगे 16-17 एंड 17-18, इसकी एवरेज ले लोगे। बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। दृष्टि देखो, केस 3 में बच्चे उसने बोला लास्ट 2 ईयर्स की एवरेज लो, तो 2,60,000 एंड 220, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? एवरेज प्रॉफिट 480 अपॉन बाई 2, 2,40,000 इंटू 15 जून को उसकी डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून 2.5 मंथ्स काम किया इंटू उसका शेयर, सार्थक की डेथ हुई है तो 2.5 उसका शेयर। देखा देते, ये सिंपल सा है। यस, 20,000 आ गया बच्चे। ठीक है, अब आ जाओ केस 4 में। देखिए जी, पी के आर पार्टनर 31 मार्च 17 है, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, रेशियो 2:1। के की डेथ हुई है बच्चे 12 जून को, और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है जी 5 लाख। देखिए जी, तो मैंने अभी आपको बताया था 12 जून बोल रहा है, तो डेज कैलकुलेट कर लो, अप्रैल मई जून 30, 31 जून के 12, 73 डेज आएगा। तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 लाख अपॉन 70 इंटू 73 अपॉन 365 इंटू के का शेयर 40,000। मेन बात ये थी, डेज से घबराना नहीं है, 73/365 करेंगे, फुल्ली डिविजिबल है 1/5। चलो बच्चों, सेल्स वाले एक दो केस हैं, बस वो कर लेते हैं। देखिए, सेल्स वाले का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई दिया था, ठीक है, बट हमेशा बिल्कुल फॉर्मूले पे स्टिक नहीं रहना है, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान से पढ़नी है। देखिए, एबीसी पार्टनर्स हैं, आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बी की डेथ हो गई है जी 30 जून 2020 को, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 वाज रुपीज 3 लाख। 30 जून 20 को डेथ हुई है, और जो ईयर खत्म हुआ है उसमें सेल्स उसकी कितनी थी बच्चे हमारी? 3 लाख रुपीज। सेल्स ऑफ रुपीज 1 लाख अमाउंटिंग बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 20 टू 30 जून 20।
ये बात समझनी है, ये जो सेल्स है 1 लाख रुपीस, ये सिर्फ उसी पीरियड की सेल्स है जिस पीरियड में उस पार्टनर ने काम किया जिसकी डेथ हुई है, डिजीज पार्टनर की। ठीक है, तभी इस फॉर्मूले में देखिए हम यहाँ पे टाइम पीरियड कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जो सेल्स है ये है ही 3 महीने की। प्रॉफिट है जी लास्ट ईयर का 30,000। अब देखो हम ये जरा फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने लिखा। सेल्स वाले में केस अगर मैं 1 समझूं तो हमारा फॉर्मूला था बच्चे लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कि गिवन है 30,000 अपॉन लास्ट ईयर की सेल्स ये गिवन है 3 लाख इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ 1 लाख इनटू डिजीज्ड पार्टनर का शेयर। ये आ गया बच्चे लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू डिजीज पार्टनर का शेयर। यहाँ पे मुझे टाइम पीरियड से मतलब नहीं है। टाइम पीरियड से मतलब क्यों नहीं है? ये जो सेल्स है ये सेल्स है ही 3 महीने की। वो 3 मंथ जिस 3 मंथ्स उस पार्टनर ने काम किया तो प्रॉफिट मेरे पास ये आएगा 3 मंथ्स का ही। जर्नल एंट्री वही रहेगी जो थी 4 लाख रुपीस। ठीक है बच्चे, इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। इसका बेसिकली मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मुझे कभी कभी इसकी जगह परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी दे देगा। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता तो इसकी मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल सी है, यूनिटरी मेथड जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं हमेशा। क्या मैंने लिखा जी सेल्स प्रॉफिट ईयर। जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर की सेल्स थी जी 3 लाख रुपीस, प्रॉफिट था 30,000। मतलब 3 लाख रुपए की सेल्स पे 30,000 का प्रॉफिट था। तो 1 रुपए की सेल्स पे ऐसे ही निकालते हैं बच्चे हम बचपन से यूनिटरी मेथड। तो 1 लाख रुपए की सेल्स पे कितना प्रॉफिट होगा भाई? 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 1 लाख। अब बच्चे ये प्रॉफिट तो पूरी फर्म का आ गया ना, इसमें हम उस पार्टनर का क्या लगा देंगे? शेयर। ठीक है, देखो यही तो फॉर्मूला बन गया। लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल इनटू सेल्स टिल डेथ इनटू उसका शेयर। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलिए आगे आ जाते हैं। केस 2 देखिए क्या कहता है। बैलेंस शीट गिवन है जी हन्नी सन्नी रुपेश की 31 मार्च 14 को हमें बैलेंस शीट गिवन है। ये ब्लैंक है, यहाँ पे जान के कुछ नहीं लिखा गया, आपको केस समझाने के लिए डेट के लिए गिवन है। हन्नी की डेथ होगी जी 31 दिसंबर 14 को। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर से देखूं तो इसने हमारे साथ 9 मंथ्स काम किया है। His share of profit of the firm till the date of his death calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year। नेट प्रॉफिट का जो रेट है, ये जैसे मैंने समझाया था अभी आपको, अच्छा मैंने पेज टर्न कर दिया, वो प्रॉफिट का रेट ही तो था। रेट ऑफ नेट प्रॉफिट है पिछले साल का 20%। ये क्वेश्चन मेरे लिए देखो और आसान बन गया। प्रॉफिट का रेट कितना है? 20%। सेल्स ऑफ द फर्म, सेल्स टिल दिसंबर 31 14, मतलब डेथ की डेट तक सेल्स हुई कितनी है? 6 लाख। और प्रॉफिट का रेट कितना है? 20%। तो प्रॉफिट डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए जी, सेल्स गिवन है मेरी 6 लाख, प्रॉफिट का रेट है 20%। आगे जी प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट तो पूरी फर्म का है, मंथ्स लगाने नहीं है, क्योंकि ये सेल जो मेरे को गिवन है ये सेल है तो 9 मंथ्स की ही। इनटू बस आप उस पार्टनर का शेयर लगा दीजिए, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल 40,000। जर्नल एंट्री मेरी वही रहेगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, केस 3 में आ जाते हैं। देखिए दानिश एना प्रांजल पार्टनर्स है, रेशो 5:3:2 है। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। दानिश की डेथ हो गई 30 सितंबर 19 को, यानी कि 6 मंथ्स।
his share of profit up to his date of death on the basis of sales till the date of death। हमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डेथ की डेट तक सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। सेल्स लास्ट ईयर की थी जी 2 लाख और प्रॉफिट था लास्ट ईयर 10%, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा। बट यहाँ पे आगे कुछ लिख रहे थे, सेल्स ग्रोथ शो करती है 20% की। अभी जो सेल्स है वो 20% से ग्रो कर जाएगी और जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो रिड्यूस हो जाएगी 1% से। ठीक है, इस क्वेश्चन में सितंबर तक की सेल्स नहीं गिवन। देखो हमने क्या बोला था, हमेशा हमें आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, इसमें टाइम पीरियड कंसीडर होगा सेल्स वाले में भी, जबकि यहाँ पे हमने टाइम पीरियड कंसीडर नहीं किया था, ना ही फॉर्मूले में हमने टाइम पीरियड लिखा था। क्यों? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, डेथ हो गई 30 सितंबर को, पिछले पूरे साल की सेल्स गिवन है और प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज के बेसिस पे। देखिए जी, केस 3 में मुझे लिखा गया लास्ट ईयर की सेल्स और जो प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लास्ट ईयर सेल्स हुई थी 2 लाख रुपए, लास्ट ईयर प्रॉफिट की परसेंटेज थी 10%। अगर मुझे अभी तक सितंबर तक की सेल्स गिवन होती और क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं डायरेक्टली उसका 10% निकाल देता। बट क्वेश्चन में बोला गया सेल्स 20% से बढ़ेंगे जी, तो 2 लाख का 20% 40,000 ऐड कर देंगे तो मेरी सेल्स बढ़ के कितनी हो गई 2,40,000 और प्रॉफिट 1% से रिड्यूस हो गया। तो इंस्टेड ऑफ दो 10% प्रॉफिट कितना कैलकुलेट करूंगा मैं 9%। तो हो गया बच्चे सॉल्व। 2,40,000 का 9% निकाल लेते हैं हम। बट ये जो प्रॉफिट आया ये तो होल ईयर का आया बिकॉज सेल्स पूरे साल की थी। इनटू उसने काम किया 6 महीने, इनटू उसका शेयर तो लगना ही है। डेथ हुई है जी दानिश की, दानिश का शेयर है 5/10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5,400। देखो बच्चे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।